हाय हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखेंगे कि किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टार्ट हुई थी, कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जिस्टेंस के अंदर आई। तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग तरीके से आई, जैसे इंडिया में भी आई। तो शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले उसको देखते हैं, वहां पे कैसे ओरिजिन हुआ, एंड देन फिर हम अलग अलग कंट्रीज पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ अपनी फर्स्ट कंट्री पे फोकस करेंगे, देन हम अगली कंट्री पे जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम यूएसए का देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देखेंगे, नेक्स्ट में हम यूके का देखेंगे कि यूके में कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया था। तो देखो, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो टर्म भी है ना, ये सबसे फर्स्ट टाइम यूके में ही यूएसए में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, उसके बाद जो यूएसए था वहां पे बहुत तेजी से वहां की इकोनॉमी एमर्ज हुई, बहुत तेजी से कंपनी उभर के बाहर आने लगी। ठीक है, तो अब जब एक कंपनीज इतनी तेजी से आ रही हैं, तो यानी कि वहां पे कंपनीज बढ़ेंगी तो कुछ ना कुछ फ्रॉड्स होंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार की कंपनी के अंदर मैनेजमेंट सही से चले, जितने भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो ये जो पहली बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड यूज हुआ, ये 1976 के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फर्स्ट टाइम यूज हुआ। कहां पे? फेडरल रजिस्टर के अंदर, द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिशियल जर्नल है ना, जिसको फेडरल रजिस्टर बोला जाता है, उसके अंदर सबसे पहली बार ये वर्ड यूज हुआ था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइम वर्ड यूज हुआ 1976 में। अब इसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हुई कि किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आगे बढ़ा। सबसे पहले 1977 के अंदर, कौन से ईयर में हमें याद रखना है, साथ साथ करोगे हो जाएगा, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। 1977 के अंदर द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट आया। 1977 के अंदर कौन सा एक्ट आया? द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट आया, जिसके अंदर उसने कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए थे। सबसे पहली बार इस एक्ट ने, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 में आया, जिसने कुछ टर्म्स दिए थे, कुछ बातें बोली थी। provides for specific provision regarding establishment, maintenance and review of system of internal control। क्या इसने एस्टेब्लिश किया? कुछ प्रोविजंस दिए थे इसने सबसे पहली बार 1977 के अंदर, जिसके थ्रू हमें क्या करना था? एस्टेब्लिश करना था, मेंटेन करना था एंड रिव्यू करना था। किसको? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। यानी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, उसको मेंटेन करना है, उसको रिव्यू करना है। इन तीन चीजों के बारे में बात की गई थी इस एक्ट के अंदर सबसे पहली बार। तो एक तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहां से आना शुरू हुआ सबसे पहली बार अमेरिका के अंदर। ठीक है, कौन सा एक्ट था? फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 के अंदर, जहां पे इंटरनल कंट्रोल की बात की गई, उसको मेंटेन करने की, एस्टेब्लिश करने की और रिव्यू करने की। ठीक है, उसके बाद 1979 के अंदर, इसके 2 साल बाद 1979 के अंदर यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आया। यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, एसईसी जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं, जैसे इंडिया के अंदर सेबी है, ऐसी वहां पे एसईसी आया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जिसने प्रिस्क्राइब किया मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो यहां पे मैंडेटरी हो गया कि आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को रिपोर्ट करना है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये सेकंड चीज आई। पहले आपका क्या बना? फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट बना 1977 के अंदर। फिर 1979 के अंदर यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बना, जिसने मैंडेटरी कर दिया प्रोविजन किस चीज से रिलेटेड, कि हमें क्या बनाना है? इंटरनल रिपोर्टिंग जो है, इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो कंपलसरी हमें करनी है। ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो हमें करने हैं कंपलसरी। उसके बाद 1985 के अंदर, 6 साल बाद 1985 के अंदर ट्रेड वे कमीशन आई। क्या आई? ट्रेड वे कमीशन आई। इसने काफी सारी चीजें बोली। एम्फेसाइज द नीड फॉर पुटिंग प्लेस इन प्रॉपर कंट्रोल एनवायरमेंट। अब इसने बोला कि हमें इस चीज की जरूरत है। एम्फेसाइज किया इसने नीड को, किस चीज को? कि हमें प्रॉपर कंट्रोल एनवायरमेंट चाहिए, कि एनवायरमेंट जो है हमारा प्रॉपर कंट्रोल हो। डिजायबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिपेंडेंट बोर्ड्स एंड इट्स कमिटीज। और सबसे पहली बार ये चीज रखी कि हमें किस चीज की जरूरत है? डिजायबिलिटी शो की कि हमें इंडिपेंडेंट बोर्ड और कमेटी की जरूरत है। ये इंडिपेंडेंट बोर्ड वगैरह तो आगे हम कितना सारा पढ़ते हैं, कंपनी में भी पढ़ते हैं, वही चीज आप समझ सकते हो कि उन्हीं चीजों की बात की जा रही थी, इंडिपेंडेंट बोर्ड्स एंड कमेटीज। एंड ऑब्जेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन। और हमें एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन के ऑब्जेक्टिव भी बताया कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस द कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन टुक बर्थ। तो जो कोसो जो हम बोलते हैं ना, COSO, तो उसका बर्थ फिर इसी के थ्रू हुआ। क्या नाम है? ट्रेड वे कमीशन। 1985 में आया, जिसने एम्फेसाइज किया मेनली कि इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कमिटीज होनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट, इंटरनल फाइनेंशियल का जो होता है, इंटरनल ऑडिट जो होता है फंक्शनिंग उसकी बताई, उसका ऑब्जेक्टिव बताया, और कोसो को जन्म दिया जनरली। इसके ही चलते फिर कोसो ने बर्थ लिया। फिर उसके बाद आया कोसो इशूड इंटरनल कंट्रोल। अब ये कोसो ने जन्म लिया, तो 1992 में, इसके 7 साल बाद, कोसो ने क्या किया? इंटरनल कंट्रोल के लिए कुछ फ्रेमवर्क इश्यू किए, जिसका नाम रखा इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। क्या नाम रखा? इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। अभी हम एक पूरा आगे जाके टॉपिक आता है इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, जिसके बारे में पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी पढ़ते हैं, तो वही चीज है ये।
The committee of sponsoring organization of the Tradeway Commission issued internal control integrated framework. It is a framework to help business and other entities assess and enhance their internal control system. तो बेसिकली यही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जो है उसको कैसे बेटर करना है, उसको कैसे एनहेंस करना है, इसके बारे में ही बताया है इसके अंदर, ये जो इन्होंने फ्रेमवर्क दी। तो सबसे पहले 1977 में शुरुआत हुई जब हमने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का एक्ट बनाया, जिसने मेंटेन रिव्यू और एस्टेब्लिश करने की बात की इंटरनल कंट्रोल को। फिर उसके 2 साल बाद क्या आया, ये आया यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आई, SEC इन शॉर्ट जिसको बोलते हैं, 1979 के अंदर, जिसने मैंडेटरी कर दिया रिपोर्टिंग को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रेडवे कमीशन आई, ट्रेडवे कमीशन 1985 के अंदर आई, जिसने कोसो को जन्म दिया और जो इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है और इंडिपेंडेंट कमेटी होती है उसके बारे में बोला। फिर कोसो का जन्म हुआ तो कोसो ने इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के बारे में बोला। कोसो ने 1992 में इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क किए, जिससे कि बिजनेस का जो इंटरनल कंट्रोल था उसको एनहेंस हुआ, वो बेटर हुआ। फिर उसके बाद 2002 के अंदर सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट आया, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कई बार शॉर्ट नोट दे देता है कि सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट के बारे में बताओ। तो 2002 के अंदर सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट आया। तो अब इस एक्ट ने क्या किया, द एक्ट मेड फंडामेंटल चेंजेस इन वर्चुअली एवरी रिस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट में इसने बहुत सारे चेंजेस लिया है, सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन जनरल एंड, अब एक तो इन जनरल भी बहुत सारे चेंजेस लेके आया, ऑडिटर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड चेंजेस लेके आया। आपको ये टर्म्स याद रखनी है, आपको यही लिखना है इसके अंदर, सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट के अंदर ये चेंजेस लेके आया, जनरल चेंजेस लेके आया, ऑडिटर के इंडिपेंडेंस में चेंजेस लेके आया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जैसे कि स्टेक होल्डर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें चेंजेस लेके आया, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर चेंजेस लेके आया, एनहेंस फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को और बढ़ाया इसने आके, सीवियर पेनल्टीज लगाई अगर कोई मैनेजर्स विलफुल डिफॉल्ट करते हैं या ऑडिटर्स कोई विलफुल डिफॉल्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें इसने इंट्रोड्यूस की एक तरीके से, ठीक है, सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट ने। तो सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास 2010 के अंदर आया डॉड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2010। तो ये जो है, जब उस वक्त जो वहां के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा इन 2010, वो ये लेके आए थे। क्यों लेके आए थे? क्योंकि उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे वहां पे, जिसको ग्रेट रिसेशन बोलते हैं। 2007-8 के वक्त हमें पता है कितने बड़ा रिसेशन आया था। तो उस वक्त ये एक्ट लेके आया था बराक ओबामा के द्वारा, डॉड फ्रैंक एक्ट लेके आया गया था कि जो कंपनीज हैं वो कंज्यूमर को पागल ना बनाए या उनके साथ फ्रॉड ना करे, उनके एडवांटेज ना ले, इसलिए लेके आया। तो 16 मेजर एरियाज के अंदर इसने चेंज किया था डॉड फ्रैंक एक्ट ने। उनमें से कुछ मेजर चेंजेस हैं जो 6-7 आपके मॉड्यूल के अंदर बता रखे हैं। कौन कौन से चेंजेस हैं? सबसे पहले तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कम अप विद प्लान्स फॉर क्विक शटडाउन इफ दे अप्रोच बैंकरप्सी और रन आउट ऑफ मनी। की बैंक्स को फटाफट से क्विक प्लान लेके आना है कि वो जल्दी से बंद हो जाए, कि अगर उनके पास पैसा नहीं है, कि ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि लोग और पैसा डाल रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, जल्दी से उनके पास कोई क्विक प्लान हो। एक तो ये चीज इंट्रोड्यूस की क्विक शटडाउन के लिए। दूसरी चीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी दे होल्ड इन रिजर्व। ठीक है, जो रिजर्व में वो होल्ड करते हैं, जो हमें पता है रिजर्व होल्ड करता है हर एक बैंक, तो उसकी लिमिट बढ़ाएगी, रिजर्व ज्यादा हो इनके पास, की प्रॉब्लम ना हो जिस वक्त पैसे की जरूरत पड़े। तीसरी चीज, एवरी बैंक विद मोर देन 50 बिलियन ऑफ असेट्स मस्ट टेक एनुअल स्ट्रेस टेस्ट। तो जिसके ऐसे बैंक जिनके पास $50 बिलियन से ज्यादा के असेट्स है, उनको एनुअल स्ट्रेस टेस्ट लेना होगा, जो कि वहां का फेडरल बैंक करता है। ठीक है, देन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट कंट्रोल, ये एक काउंसिल बनाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल बनाई, जिसको FSOC बोलते हैं। आइडेंटिफाइज रिस्क दैट इफेक्ट द फाइनेंशियल इंडस्ट्री एंड कीप लार्ज बैंक्स इन चेक, कि किन चीजों से इफेक्ट हो सकता है और लार्ज बैंक्स को चेक के अंदर रखे कि भाई हाँ ये स्टेबल है या नहीं है, ये चीजें चेक करता रहे। पांचवी चीज, द कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाई। वो उनके लिए बनाई बैंक के लिए, ये किसके लिए बनाई? कंज्यूमर के लिए बनाई, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस बाय द बैंक। बैंक्स की जो करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस है उनसे बचाया जाए कंज्यूमर्स को। और छठी चीज हुई, द ऑफिस ऑफ क्रेडिट रेटिंग इंश्योर्स दैट एजेंसीज प्रोवाइड रिलायबल क्रेडिट रेटिंग टू दोज दे एवेल्युएट, कि जिनको भी वो एवेल्युएट कर रहे हैं उनको क्रेडिट रेटिंग सही से दे। ठीक है, ऑफिस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एक बनाया गया, ऑफिस ऑफ क्रेडिट रेटिंग बनाया गया। उसको ये बोला गया कि इंश्योर करे कि जिसको भी वो रेटिंग दे रहा है, जिसको भी एवेल्युएट कर रहा है, वो सही से एवेल्युएट करे, सही रेटिंग दे। और आखिरी चीज, विसल ब्लोइंग प्रोविजंस के अंदर डाला, इसको एनकरेज किया कि विसल ब्लोइंग जो है वो इंक्रीज हो बैंक के अंदर। अगर कोई फ्रॉड चल रहे हैं, कोई चीज चल रही है, तो विसल ब्लोअर्स उसको आके बताएं। तो ये 7 चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस की। तो इस तरीके से अमेरिका के अंदर मेन डेवलपमेंट्स हुई है। तो ये यही एक्ट दे रखे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद डेवलपमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूके आती है, तो यूके को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पे हमारी अमेरिका की कवर हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद यूके की काफी लंबी है, देन फिर कुछ और कंट्रीज की, तो एक एक करके देख लेंगे, समझ आ जाएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। फिर आप उसको याद करते रहना, धीरे धीरे याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करोगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।